नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एक बार फिर से एपेक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीएसएससी के द्वारा आयोजित थर्ड सीजीएल के फर्स्ट सिटिंग के पहले हिस्से का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अभी हम लोग पार्ट 2 में बाकी के जो कुछ जीएस के सेक्शन हैं, जीएस के बचे हुए प्रश्न हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न स्टैटिक या आप विविध दोनों ही कैटेगरी में इसे डाल सकते हैं। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। इसका उत्तर होगा एशियाई हाथी का। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बार बार कहा है कि मेरा काम सिर्फ उत्तर बता देना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि इस प्रश्न से हम लोग क्या सबक ले सकते हैं। तो हम लोगों को इस प्रश्न से तीन चीजें बाहर निकलती हैं। पहला तो राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, उनका लोकेशन, ये हमें जानना है। विविध में ये कोई जितने नाम दिए हुए हैं उन्हें आपको याद करना है, ये पहला पहला टास्क हो गया। दूसरा, ये जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनके नाम भी ध्यान में रखने हैं। जैसे आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि राष्ट्रीय राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है ना। तीसरा तीसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे कि इसमें पूछा कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो किस जीव के लिए है। पहला राज्य का नाम, दूसरा नाम, और तीसरा तीसरा जो हो सकता है डेडिकेटेड एनिमल्स, यानी कि वो जो खास जानवर है, खास जानवर जिसको लेकर वो राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है। सामान्यतः विद्यार्थियों के बीच ये परसेप्शन होता है कि राष्ट्रीय पार्क सिर्फ बाघों को बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग राष्ट्रीय पार्क अलग अलग जीव जंतुओं को बचाने का एक प्रयास है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, इस प्रश्न ने तो एक स्पष्टता आपको दिया ही है कि भारत एवं उसके पड़ोसी देश, भारत एवं उसके पड़ोसी देश से प्रश्न पूछता ही है। पड़ोसी देश में पाकिस्तान है ना। भारत के पड़ोसी देश में बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार। ये जो बर्मा है ये म्यांमार का ही पुराना नाम है, तो म्यांमार है ना, मालदीव, ये सभी अफगानिस्तान, ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं। तो हमारे पड़ोसी देश से यदि कोई कोई हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैठक हुई है, जैसे भारत और नेपाल के बीच की जो बैठकें हुई हैं, उसको आप ध्यान में रखना है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जितने भी पड़ोसी देश हैं। अब हम आते हैं, पहला हमें ये देख लेना है कि हमारे जो पड़ोसी देश के आसपास कुछ हुआ है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस साल का मेरा जो गेस है, नेपाल से प्रश्न पूछा जा सकता है, बांग्लादेश से प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो वो कौन सा एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट था, बॉर्डर था, वो पूछा जा सकता है। ठीक है। बहरहाल प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें तो लॉर्ड एम हर्स्ट, ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत हुई थी। सवाल ने दिया है प्रथम, इसका मतलब भारत और बांग्लादेश, और ये जो हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हुआ था, ब्रिटिश क्राउन के समय में भी हुआ था। तो इसका मतलब है कि बाकी आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ है। और पीछे के सेट में आपने पता ही किया होगा, पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की वजह से म्यांमार जो है वो एक अलग देश बन पाया था 1937 में, पूर्णतः अलग। तो कुछ बेसिक बातें जो है हमें जाननी चाहिए। तो प्रथम बांग्ल परमाणु युद्ध हुआ, बाकी के क्या हुए उसके संदर्भ में थोड़ी बातचीत कर ली जाए। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826 के बीच में, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला। दूसरा जो हुआ था 1852 से 53 के बीच में, और तीसरा हुआ था 1885। पहला जब
आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था तो बर्मा का विस्तारवादी रुख था, जिसमें असम मणिपुर मणिपुर पर वो कब्जा करना चाहता था। बाद में यान्दबू की संधि, आपसे सवाल पूछ सकता है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ, यान्दबू की संधि क्यों हुई, कब हुई। और एक सवाल हमने ये भी देखा कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो पूछ सकता है ना, ब्रिटिश रॉकेट हमले में बर्मी जनरल महाबंदुला की मृत्यु हो गई थी। ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 से 53 में हुआ। कारण व्यापारिक और नौसैनिक विवाद था। परिणाम क्या हुआ, बर्मा का निचला हिस्सा, वो जो जिसमें रंगून भी शामिल था, वो ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। तीसरा बांग्ला बर्मा युद्ध 1885 में हुआ और ये फ्रांसीसी प्रभाव को रोकने के लिए हुआ। ठीक है। और इसका क्या हुआ, मांडले, ये मांडला जेल काफी प्रसिद्ध रहा होगा, मैंने इस पे चर्चा किया है। तो मांडले पर कब्जा हो गया, राजा थीवा को पद से हटाया और बर्मा का पूर्ण विलय ब्रिटिश भारत में हुआ। और ये फिर क्या हुआ था, 1835 की 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये अलग हुआ और 1937 में फिर ये एक स्वतंत्र बन पाया। ठीक है। तो कुल मिलाकर बर्मा से जुड़ी हुई बातें क्या क्या ध्यान में रख लीजिए। आज के डेट में म्यांमार की संसद क्या है, पार्लियामेंट का क्या नाम है, वहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ की मुद्रा क्या है ना, वहाँ के अभी राष्ट्र प्रमुख कौन है, आंग सान सू की से प्रश्न ले लिया था। तो बर्मा या हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उसकी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है। अब ये प्रश्न जो था वो 2022 के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था, आज इसका उत्तर बदला हुआ है। 2022 में राजस्व घाटा ज्यादा था। अब ये राजस्व घाटा क्या है, इसका टॉपिक हम लोग इकोनॉमिक्स में देखेंगे। इसका विशेष साधारण मतलब ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जब राजस्व जो लक्ष्य है उतनी नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं, तो राजस्व घाटा होता है। राजस्व घाटा वाला राज्य था 2022 में, और वही सवाल पूछा गया था। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो राजस्व घाटा तो अभी भी है, लेकिन थोड़ा बेहतर स्थिति में पहले से। आर्थिक आकार, वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार का सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीएसडीपी 9.76 लाख करोड़ का है और 2025-26 के लिए 10.97 लाख करोड़ अनुमानित यानी कि ये बढ़ेगा। विकास दर 2024-25 में है। अब ध्यान दीजिए कि जो सीजीएल, जो बीएसएसई सीजीएल का हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो उम्मीद है 2026 के अप्रैल महीने में, राइट। अब अप्रैल में जाएंगे तो 2024-25 नहीं बल्कि आपके पास जो बजट होगा वो 2026 वाला होगा। तो लेटेस्ट बजट, नवीनतम बजट जो होगा, नवीनतम बजट, उसके अनुसार आपको आंकड़े अपडेट करके जाने हैं। इकोनॉमिक्स के साथ तो यही है कि खास करके इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो आपको नवीनतम आंकड़ों के साथ जाना है, तो करंट अफेयर से जोड़कर इसे देखा जाना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा क्योंकि एक फ्रेमवर्क है, उस पर आगे बात बढ़ेगी। क्षेत्रवार योगदान दिया जाए तो अभी भी सबसे ज्यादा बिहार में सेवा क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र 21.5 और कृषि जो प्राथमिक क्षेत्र 19.9। लेकिन सबसे ज्यादा लोग कृषि में है, उससे कम उद्योग में और सबसे कम सेवा क्षेत्र में। राजकोषीय स्थिति की देखा जाए तो 2023-24 में 2,833 करोड़ का राजस्व बचत था। 2024 में 1,121 करोड़ का ये अनुमान है। राजकोषीय घाटा 35,660 करोड़ था, 2024-25 में ये घटा है 35 से 29,095 करोड़ होने का अनुमान है। कृषि में चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है और कृषि आधारित उद्योग मखाना, शहद, चाय को बढ़ावा दिया गया है। आपको मैं बताऊं कि चाय को लेकर हम लोग आसपास पश्चिम बंगाल पर ज्यादा निर्भर थे, लेकिन बिहार के किशनगंज में चाय की खेती शुरू हुई है। ठीक है। रोजगार और महिला सशक्तिकरण में महिला श्रम बल भागीदारी में सुधार हुआ है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ऋण दिया गया है। ठीक है। तो ये सारा जो मामला है ये थोड़ा सा नवीनतम अपडेट करके जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, पॉलिटिकल साइंस का सवाल लिया गया है। सवाल है, विनिमय नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया गया। जो
पॉइंट है वो है संसदीय समिति। इसी सवाल को हूबहू यूपीएससी ने भी पूछ लिया है, यूपीएससी ने भी पूछा है। यह सवाल काफी शानदार सवाल है। संसदीय समिति क्या है? पार्लियामेंट तो काम करती ही है, लेकिन पार्लियामेंट के पैरेलल भी बहुत सारी समितियां होती हैं, और ये बहुत सारी समितियां सरकार को नियंत्रण कर सकती है। सरकार जो कार्य कर रही होती है उस पर एक सलाहकार की भूमिका में भी रहती है। और इसमें इसमें संसदीय समिति में किसी किसी समिति में लोकसभा के सदस्य होते हैं, किसी किसी समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहते हैं। ठीक है। अब ये जो विनिमय, नियम और उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए जो समिति बनाई गई वो अधीनस्थ विधायन समिति कहलाती है। क्या समिति कहलाती है? अधीनस्थ विधायन समिति कहलाती है। इसी तरीके का जो पुराना कोई समिति है उसमें पीएसी का नाम आता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, जिसमें साधारणतः पहले विपक्ष के नेता को शामिल किया जाता था। पीएसी सबसे पुराने कमेटियों में से एक है। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि पीएसी के चेयरमैन कौन है। पॉलिटिकल साइंस लेकर जब मैं आऊंगा तो समितियों पर एक विशेष क्लास आपसे कभी ले लूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इंद्रधनुष जिसमें 7 रंग होते हैं, ठीक है। अब ये जो मिशन इंद्रधनुष था वो क्या था? सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो कई कार्यक्रम लाए गए हैं। उनमें से एक कार्यक्रम है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की टीका से छूटे नहीं। तो जो 7 गंभीर बीमारियां हैं जो बच्चों में अलग अलग समय में होने की संभावना रहती है, तो गर्भवती और बच्चों में ये टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया था कि कोई यदि टीका से छूट गया है तो भी उसमें कवर हो जाए, जिसमें आपको टेटनस या इस तरीके के जो 7 बीमारियां हैं उनको कवर करने की बात कही गई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, क्या बोला? उच्च न्यायाधीश, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़ा गया? तो आपको मैं बताऊं कि 42वां संविधान संशोधन 1976, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। तो आपको 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण रूप से करके जाना चाहिए था, जो इंदिरा गांधी के समय में आया था। और इसी के बाद इमरजेंसी, फिर जनता पार्टी का लौटना, और जनता पार्टी के समय में 44वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें बहुत सारे ऐसे संविधान संशोधन जो 42वां में हुए थे उसको ठीक करने का प्रयास किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन को बढ़िया से पढ़ के जाइए, यहाँ से सवाल होने की संभावना है, ये केस। आगे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव को संबंधित शंकाओं और विवादों का निराकरण से संबंधित है? यहाँ पर मिसप्रिंट है, जरा देख लेते हैं। विकल्प आपके सामने है 81, 61, 91, तो ये अनुच्छेद 71 होगा। लेकिन आप कहिएगा सर ये सारे अनुच्छेद मुझे याद करने होंगे, तो आपको करना क्या है कि जितने भी भाग हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस कैसे बेहतर पढ़ा जाए इसको लेकर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। जितने भी भाग हैं और उस भाग के विषय वस्तु हैं, और उस विषय वस्तु के बाद किस भाग में कितना अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक की चर्चा है, तो एक मोटा मोटी बात चली जाएगी। देखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि शंका है और ये बात कहीं पे जाकर ठीक होगी तो ये उच्चतम न्यायालय में ठीक होगी, उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, और इसके जो विशेष प्रावधान है इसे हमें थोड़ा देखना चाहिए। बहरहाल इस प्रश्न के अनुसार अनुच्छेद 71 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? योजना अवकाश, तो आपको पता होगा कि भारत में जो योजना आयोग काम कर रही थी उसमें जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान, इसमें 2 बार 1965 का युद्ध, 1962 का युद्ध, और फिर सूखा, ड्रॉट, जिसकी वजह से क्या हुआ कि थर्ड 5 ईयर प्लान जो बेहद सफल होना चाहिए था अपने लक्ष्य से चूक गया। और उसके बाद
चौथे 5 ईयर प्लान लाने से पहले एक गैप लिया गया साल साल भर का, है ना, 1966 से 67, 66 से 67, या फिर 67 से 68, या 68 से 69, ठीक है। और इसी तीन को एक साथ हम लोग योजना अवकाश कहते हैं। इस दौरान कोई 5 ईयर प्लान नहीं लाई गई थी, बल्कि वार्षिक योजनाएं आई थी, जिसे हम योजना अवकाश कहते हैं। इसे संदर्भित एक प्रश्न और होता है, और उसको बोलते हैं रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। रोलिंग प्लान ये क्या था? जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और जनता पार्टी ने जो इंदिरा गांधी की बहुत सारी कार्यक्रम या इंदिरा गांधी जो काम कर रही थी उसके विपरीत जाकर थोड़ा प्रयास किया, और 1978 में इसी तरीके का 1978 में इसी तरीके का एक ब्रेक लगा था, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया था। मैं उम्मीद करता हूँ ये दो बात आपको यहाँ पर हिंट्स है, 5 ईयर प्लान करके जाने चाहिए। इसके बावजूद कि अभी प्लानिंग कमीशन काम नहीं कर रहा है, बल्कि नीति आयोग काम कर रहा है, तो 5 ईयर प्लान आपको करके जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 39(1) का प्रावधान करता है। देखिए, 39 बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है, आप कह सकते हैं कि 39(a) से हमें यह पता चल पाता है कि एक बार फिर से देखा जाए तो ये 42वें संविधान संशोधन से ही जुड़ा हुआ था, जिसमें समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता को लेकर बात की गई थी। यानी बी नंबर इसका विकल्प, इसका उत्तर होगा। इससे संबंधित बात देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट आर्टिकल 39 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, जिसमें जो 39(a) की बात कहेगी, यानी कि दैट द सिटीजंस मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मींस टू लाइवलीहुड। तो ये 39 में ए से लेकर एफ तक है, आपसे ये पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको लेकर हम एक विशेष क्लास में आपके साथ आएंगे। इस प्रश्न में, इस सेट में पॉलिटिकल साइंस से अच्छा खासा क्वेश्चन है, और थर्ड सीजीएल को ही बेंचमार्क बनाना चाहिए। हो सकता है कि फोर्थ सीजीएल जो होने वाला है 2026 में, वो इसी सेगमेंट को या इसी तरीके के क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो भी करे। निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में वर्षा भूमध्य सागरीय प्रदेश में होती है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में होती है। अगर इसी प्रश्न को लेकर अगर भारत में जोड़कर देखा जाए तो भारत की जो लौटती हुई मानसून है, रिट्राइविंग मानसून की वजह से जो बारिश होती है वो शीत ऋतु में होती है ना। लौटती हुई मानसून जो दक्षिण भारत में लौटती हुई मानसून जो दक्षिण भारत में मिलता है वहां पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो प्रथम शिक्षा मंत्री, इनके जन्म दिवस को मनाते हैं, जो कि है 11 नवंबर। मौलाना अब्दुल कलाम। शिक्षक दिवस के बारे में तो पूछ ही चुका है। ठीक है, चलते हैं। शिक्षक दिवस बताइए कमेंट में किसके जन्म दिवस को मनाते हैं। आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। आपको तो बहुत कभी कभी ऐसा भी करता है कि सीआरआर का फुल फॉर्म ही पूछ दे। सीआरआर का मतलब क्या है? तो हिंदी में तो है नगद आरक्षण अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। तो कभी कभी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत बाजार में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, इन्फ्लेशन के केस में, महंगाई के केस में, या रुपए का मूल्य गिर जाता है, या कह सकते हो कि परचेजिंग पावर कम हो जाता है, तो मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है जो बैंक के पास तरलता होती है उसकी मात्रा। अब कैश रिजर्व रेशियो का उपयोग आप नहीं ज्यादा कर सकते, तो ये क्या होता है, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होता है। यानी महंगाई खत्म करने का, आपको भाषा बदला भी जा सकता है, महंगाई
कम करने को लेकर एक प्रयास करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। तो आरबीआई, ये थोड़ा गहरा सवाल था, इसके पहले हमने जो सेट देखा था उसमें सवाल इंफॉर्मेटिव बेस्ड पूछ लिया था, आरबीआई के गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर कौन है, अभी जो पॉलिसीज अपनाई जा रही है उसमें बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा वो थोड़ा कंसेप्चुअल पूछा कि अगर कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई जो है वो बढ़ाएगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। हिंट्स क्या दिया इस प्रश्न ने हमें, हिंट्स दे दिया इस प्रश्न ने हमें हिंट्स दिया कि हम थोड़े कंसेप्ट को भी देखते चलें कि कोई कार्य होता है तो वो क्यों, खास करके मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, एक फिस्कल पॉलिसी को लेकर भी सवाल पूछा था, फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति पर भी सवाल पूछा था। शिंजो आबे, शिंजो आबे जापान के नेता थे जिनकी 2022 में हत्या कर दी गई थी, क्योंकि ये हाल फिलहाल का घटनाक्रम था तो ये सवाल पूछा था। शिंजो आबे अंतिम समय में भारत की ही यात्रा पर आए थे और भारत में जो मुंबई से अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाने की योजना शुरू की गई थी उसके लिए दीर्घकालीन लोन इन्हीं के समय में पास हुआ था। शिंजो आबे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारसी या बनारस में आमंत्रित किए थे, गंगा आरती में ये शामिल भी हुए थे। भारत और जापान के रिश्ते तो हमेशा से बेहतर रहे ही हैं, है ना। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन? तो कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति से बहुत सारे सवाल आते हैं, 1857 की क्रांति से बहुत सारे सवाल आते हैं अलग अलग जगह पर, जैसे लखनऊ, दिल्ली, है ना, या फिर झांसी, ग्वालियर, अलग अलग जगहों पर जो लोग इससे जुड़े हुए रहे उसके बारे में सवाल पूछा है। मुझे ठीक ठीक मैं रिकॉल कर पाता हूँ कि एक बार सवाल नाना साहब से भी पूछा था और पूछ लिया था कि किनके गद्दारी की वजह से ये पकड़े गए, राइट। तो ये करके जाना है। अगला है वरिष्ठ गणितज्ञ 2021, तो ये रामानुजन पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और गणित के क्षेत्र में एक और पुरस्कार दिया जाता है, एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार। और एबल पुरस्कार को गणित का नोबल कहा जाता है। 2021 में नीना गुप्ता को ये पुरस्कार मिला था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो नेताजी एक्सप्रेस। आपको मैं बताऊं कि हर सरकार में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना आइकॉन गढ़ा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है वो बहुत ही सम्मान देती है। जैसे इनके द्वारा स्वराज द्वीप वाला, आप इसके बारे में थोड़ा पता करें, स्वराज द्वीप क्यों नाम पड़ा, ठीक है। फिर 23 जनवरी जो इनका जन्म दिवस होता है, 23 जनवरी, उसको पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की बात कही गई, है ना। ये नया प्रयास था। आपको मैं बताऊं कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में आईएनसी के अध्यक्षता से इस्तीफा देने के बाद कोलकाता में उनके घर में उन्हें कैद किया गया था। फिर वहां से वो कैसे बाहर निकले, और फिर एक जगह है, अगर आप गया से रांची की तरफ जाएंगे, गोमोह स्टेशन, तो गोमो स्टेशन से होते हुए वो उस समय के पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान बॉर्डर से होते हुए वो जापान जर्मनी चले गए थे। तो गोमो स्टेशन का नाम बदला गया और उसका स्टेशन का नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन। तो ये जो अलग अलग कार्य अभी वर्तमान में हुए हैं जिसका एक राष्ट्रीय महत्व है उसे आपको ध्यान देना चाहिए, प्रश्न के रूप में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद की बात हो रही है। मुख्यमंत्री इनकी मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163। सवाल यहाँ पर हिंट्स बहुत स्पष्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, राज्य सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जा रही है। तो राज्य के जो मुख्य है, राज्य के जो कुछ प्रमुख नाम हैं उनसे संबंधित संवैधानिक जो इनकी इंट्रियां है, विशिष्ट हैं, उन्हें जानना चाहिए। जैसे राज्यपाल आपको जानना चाहिए। दूसरा, उच्च न्यायालय, इससे जुड़ा हुआ बात जानना चाहिए।
है ना। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से संबंधित बात जानना चाहिए। राज्य मंत्री परिषद, ये गेस है, यहां से सवाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि राज्य चयन आयोग परीक्षा ले रहा है। अगला आपको जो विधानसभा, विधान परिषद है, विधानमंडल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विधानमंडल, इसके बारे में जानना चाहिए। यहाँ से सवाल पूछेगा यदि आप किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट, ये करंट अफेयर से जुड़ा सवाल था, उस समय ये काफी न्यूज में था 2022 में। ये असम का जोरहट एक जगह है, असम में, किस राज्य में है? असम, असम का जोरहट में ये हुआ था। ठीक है, करंट अफेयर से सवाल था। अगला सवाल है, पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? उसे कहा जाता है शारदा लिपि, उसे कहा जाता है शारदा लिपि। ये इसके शारदा मतलब तो आपको पता है सरस्वती का नाम भी है, तो इसकी ये देवी माना जाता है और उन्हीं के नाम पर ये शारदा लिपि रखा गया था। ठीक है, अगला चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में, अभी हाल फिलहाल बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उजागर हुआ। भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन ने स्वीप कर लिया ऑलमोस्ट, है ना। और राष्ट्रीय जनता दल मुश्किल से 10% के आसपास ही आके टिका, जैसे 243 यहाँ पर विधानसभा के क्षेत्र, है ना। 10% आपको सीट आना चाहिए, यानी कि 24.3, यानी कि 25 सीट आना चाहिए। और मुश्किल से मुश्किल से राष्ट्रीय जनता दल पर, राष्ट्रीय जनता दल इस आंकड़े को पार किया था। तो आपसे, खैर ये तो नियम भी है, लेकिन बिहार विधानसभा के जो चुनाव है यहाँ पे गेस, बिहार विधानसभा, बिहार विधानसभा चुनाव, इससे संबंधित आंकड़ों को जरूर करके जाना चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत की जो संविधान है उसकी अनुसूची में 22 भाषाओं को जगह दिया गया है। 22 भाषाओं को, लेकिन ये एक साथ नहीं है। इसकी थोड़ी बात समझ लेते हैं। शुरुआत में जब आधिकारिक रूप से ये इस अनुसूची की बात कही गई, तो शुरुआत में सिर्फ मूल रूप से 14 मूल भाषाएं, सिर्फ 14, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, संस्कृत भी शामिल है। 14 मूल भाषाएं थी। बाद में 1967 में सिंधी जोड़ा गया। 71वें में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। कोंकणी कहाँ की है? गोवा की। ये सवाल कितनी दफा पूछा गया है? कोंकणी कहाँ की भाषा है? गोवा की। कितनी भाषाएं हैं कम से कम, वो कहाँ से आपको पता होना चाहिए। असमिया, असम से। बंगाली, बंगाल। गुजराती, हिंदी। कन्नड़, कर्नाटका से। कश्मीरी तो पता ही है। मलयालम, मलयालम आप आंध्रा में मलयालम बोला जाता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र। मराठी, महाराष्ट्र, उड़िया, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तमिलनाडु, तेलुगु। तेलुगु आप कह सकते हो कि केरल और आंध्र प्रदेश दोनों में तेलुगु, तेलुगु मूलतः आंध्र में बोला जाता है, मलयालम केरल, है ना। आंध्र, और अब तो इसका एक और हिस्सा टूटा है ना। 21वीं संविधान में सिंधी, सिंधी पाकिस्तान की दूसरी तरफ है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग अलग जगहों पे रहते हैं, सिंधी बोलते हैं। कोंकणी गोवा, मणिपुरी तो पता ही है, नेपाली नेपाल से बोली जाती है और उत्तराखंड में बोली जाती है, उत्तराखंड में बहुत सारे, है ना। 92वां संशोधन 2003, जिसमें बोडो, बोडो असम में बोला जाता है, डोगरी भी असम में बोला जाता है, मैथिली बिहार में बोला जाता है, और बिहार की हिंदी के बाद मात्र एक यही भाषा है जो बोली जाती है, संथाली झारखंड। पहले बिहार था, झारखंड में संथाली बोली जाती है, झारखंड। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं हैं ये भी ध्यान में रखना है, और ये कौन कौन सा। तो अंतिम 2003 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली शामिल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? करंट अफेयर से जुड़ा हुआ ये सवाल है ना। हमारे सामने विकल्प है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला। हमारे सामने विकल्प है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और गुजरात। शिवराजपुर तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है वो गुजरात को दिया, गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार, तो ये भी करंट अफेयर से जुड़ा है। और उस समय एंजेला मार्केल जो है वो जर्मनी की चांसलर, जर्मनी की चांसलर, महिला है ना, ये महिला है। काफी पावरफुल उस समय, वर्ल्ड के पावरफुल लीडर्स में इनका नाम शामिल था। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम, दिरहम 49 का ये हो जाएगा। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल, तो कुछ खेल जो है वो काफी प्रमुख रहते हैं। 2022 में 22वां राष्ट्रमंडल खेल था। आपको ओलंपिक, ओलंपिक, फिर शीतकालीन, शीत ओलंपिक, ठीक है, फिर से कॉमनवेल्थ जिसे राष्ट्रमंडल कहते हैं, ठीक है, फिर से आपको एक दिव्यांगों के लिए जो ओलंपिक, पैरालंपिक जिसे कहते हैं, पैरालंपिक, है ना। ये आपको जानना है। अगर फुटबॉल से कोई होता है, फुटबॉल से, तो छठा, यदि क्रिकेट से वर्ल्ड कप है तो जानना है आईसीसी के इवेंट्स की, फीफा के इवेंट्स, है ना। टेनिस में मैंने 4 नाम आपको बताया है। टेनिस में मैंने आपको 4 नाम, फ्रेंच, यूएस, विंबलडन, है ना, फ्रेंच, यूएस, विंबलडन और ऑस्ट्रेलिया। इसे जरूर जानना है। डेविस कप इसका एक और है ना, ये ध्यान में रख के जाना है। इतने सारे प्रश्न तो आते ही आते हैं इनमें से, ये फिक्स्ड होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? केंद्र सरकार की बात हो रही है तो कानून व्यवस्था विभाग राज्य सरकार के हिस्से होता है, डी नंबर विकल्प। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि, मेडाइवल हिस्ट्री से सवाल है, और ये 1665 इसका उत्तर हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये प्रश्न थे आपको थर्ड सीजीएल के प्रिलिमिनरी के। इसमें 52-53 सवाल जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल के उत्तर भी जानने का मौका मिला होगा आपको, साथ ही साथ यह भी जानने का मौका मिला होगा कि अगर यह सवाल अभी पूछा गया है तो 2026 में बीएसएससी सीजीएल किस तरीके के प्रश्न पूछ सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।